जनवरी 2021, कोलकाता। रात के करीब 10 बजे हावड़ा ब्रिज के नीचे गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर राजनीतिक पोस्टर चमक रहे थे। दूर किसी गली से नारा उठ रहा था, जय श्री राम। कुछ साल पहले तक यही नारा बंगाल की राजनीति में तूफान ला देता था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह विचारधाराओं की लड़ाई थी, पहचान की जंग थी और दशकों पुराने राजनीतिक किले को चुनौती देने की कोशिश थी। दिल्ली में अमित शाह लगातार रिपोर्टें देख रहे थे। बीजेपी के भीतर एक बात साफ थी, अगर भारत में कोई राज्य सबसे कठिन राजनीतिक जमीन है तो वह बंगाल है। यहाँ सिर्फ सीटें नहीं जीतनी थीं, यहाँ पूरी राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देनी थी। बंगाल लंबे समय तक लेफ्ट राजनीति का गढ़ रहा। मजदूर आंदोलन, छात्र राजनीति और मार्क्सवाद यहाँ की पहचान थे। फिर ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर सत्ता संभाली। ऐसे राज्य में बीजेपी का उभरना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन बीजेपी की राजनीति हमेशा लंबी लड़ाई वाली रही है। पार्टी जानती थी बंगाल एक दिन में नहीं जीता जाएगा। बूथ स्तर तक संगठन बनाना होगा, लोगों के बीच जगह बनानी होगी और धीरे धीरे राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, क्योंकि पार्टी की वैचारिक जड़ें बंगाल से भी जुड़ी थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। बीजेपी नेतृत्व के मन में हमेशा यह सवाल रहा, जिस धरती ने हमें वैचारिक आधार दिया, उसी धरती पर हम इतने कमजोर क्यों रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने तय किया, अब सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं, पूरे भारत में विस्तार करना है। और इसी रणनीति में बंगाल सबसे बड़ा लक्ष्य बना। अमित शाह ने बंगाल के लिए खास रणनीति बनाई। पहला लक्ष्य संगठन, दूसरा लक्ष्य संगठन, तीसरा लक्ष्य भी संगठन। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार किए गए, आरएसएस नेटवर्क मजबूत किया गया, स्थानीय क्लबों, मंदिर समितियों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई गई। इसी दौरान बीजेपी ने बंगाल के असंतोष को पढ़ना शुरू किया। पंचायत चुनावों की हिंसा, भ्रष्टाचार और स्थानीय दबाव जैसे मुद्दों को पार्टी ने जोर से उठाया। बीजेपी खुद को उस विकल्प के रूप में पेश करने लगी जो डर की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। 2019 का लोकसभा चुनाव बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। पहली बार तृणमूल कांग्रेस को एहसास हुआ कि बीजेपी अब सीधी चुनौती बन चुकी है। इसके बाद बंगाल की राजनीति तेजी से बदलने लगी। दुर्गा पूजा, जय श्री राम के नारे, धार्मिक पहचान और बंगाली अस्मिता राजनीति अब सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, यह भावनाओं और पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। 2020 के कोविड दौर में भी राजनीति नहीं रुकी। बीजेपी ने डिजिटल प्रचार और माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर बढ़ाया। हर जिले, हर समुदाय और हर इलाके के हिसाब से अलग रणनीति बनाई गई। इसी दौरान कई तृणमूल नेता बीजेपी में आए। सबसे बड़ा नाम था शुवेंदु अधिकारी। मार्च 2021, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा था। मोदी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी। यह दृश्य खुद एक राजनीतिक संदेश बन गया। कमेंट सेक्शन को लेकिन नंदीग्राम सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र बना। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी। लेकिन जब नतीजे आए, तस्वीर अलग निकली। बीजेपी ने सीटें जरूर बढ़ाईं, लेकिन सत्ता दूर रही। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। फिर भी बीजेपी के लिए यह अंत नहीं था। पार्टी अब बंगाल में स्थायी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना था,
क्या वह इस बढ़त को लंबे समय तक बनाए रख पाएगी? बंगाल की राजनीति आज भी बदल रही है। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के साथ अपनी जमीन मजबूत कर रही है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस खुद को बंगाल की पहचान और संस्कृति की रक्षक के रूप में पेश कर रही है। यह सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, यह दो राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। और शायद यही वजह है कि बंगाल की राजनीति आने वाले वर्षों तक पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहेगी।